हेलो, कैसे हो आप लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं राज गुप्ता आज आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज आपको पढ़ाऊंगा लैंग्वेज डिसऑर्डर अर्थात भाषा विकार। भाषा विकार से बात करने से पहले हम बात करते हैं कि भाषा क्या है। अर्थात भाषा क्या है, भाषा का कंसेप्ट समझेंगे, भाषा की परिभाषा समझेंगे, विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से भाषा को अभिव्यक्त किया है, आदि चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, भाषा भाषा एक ऐसी संकेत व्यवस्था है। भाषा एक ऐसी संकेत व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं व विचारों को व्यक्त करता है। भाषा एक ऐसी संकेत व्यवस्था है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं व विचारों को किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, वह भाषा है। अर्थात प्रत्येक ऐसा संकेत जो किसी विचार को अभिव्यक्त करता है भाषा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भाषा एक ऐसी संकेत व्यवस्था है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं व विचारों को किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, भाषा है। अर्थात प्रत्येक ऐसा संकेत जो किसी विचार को अभिव्यक्त करता है वह भाषा है। अर्थात सुव्यवस्थित संकेतों अर्थात भाषा सुव्यवस्थित संकेतों की वह व्यवस्था है। अर्थात भाषा सुव्यवस्थित संकेतों की वह व्यवस्था है जिनके माध्यम से व्यक्ति सूचना को आदान प्रदान करता है, अर्थात संप्रेषण शुरू करता है। भाषा सुव्यवस्थित संकेतों की वह व्यवस्था है जिनके माध्यम से व्यक्ति सूचना का आदान प्रदान करता है, अर्थात संप्रेषण शुरू करता है। अर्थात भाषा संप्रेषण करने का एक माध्यम है। अर्थात भाषा संप्रेषण करने का एक माध्यम है। हमारी वाणी, शरीर, चेष्टा, हाव भाव आदि चीज़ें ही भाषा के ही रूप हैं। आशा करते हैं आपको भाषा का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से पूरी चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि भाषा एक ऐसी संकेत व्यवस्था है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों, इच्छाओं को किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है। अर्थात प्रत्येक ऐसा संकेत जो किसी विचार को अभिव्यक्त करता है वह भाषा है। अर्थात भाषा सुव्यवस्थित संकेतों की वह व्यवस्था है जिनके माध्यम से व्यक्ति संप्रेषण शुरू करता है, अर्थात अपनी भावनाओं को या सूचना का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा एक संप्रेषण करने का माध्यम है। हमारी वाणी, शरीर, चेष्टा, हमारे हाव भाव आदि चीज़ें भाषा के ही रूप हैं। लेकिन तो इसका एक कंसेप्ट एक लाइन में अगर बोले तो भाषा संकेत संपूर्ण भाषा नहीं है। संकेत एक मतलब भाषा का एक प्रकार का फैक्टर है, किंतु आप संकेत को पूर्ण भाषा नहीं कह सकते हैं। अब विभिन्न विद्वानों ने अपने किस प्रकार से डेफिनेशन दी है, आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार अर्थात मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा कुछ व्यक्त कर देता है वह भाषा है। अर्थात मनुष्य जिन ध्वनि संकेतों के द्वारा कुछ व्यक्त कर देता है वह भाषा है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। अगर दूसरे विद्वान की हम बात करें, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, अर्थात मनुष्य और मनुष्य के बीच तथा अपनी वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है वह भाषा है। आशा करते हैं आपको भाषा की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। क्योंकि अब हम बात करते हैं भाषा के कार्य। देखो, भाषा के मतलब सेगमेंट अथवा भाषा के फंक्शन जो डिपेंड करते हैं, जो ऐसे फंक्शंस जो भाषा पे डिपेंड है, मतलब इसको हम फंक्शन ही कह सकते हैं अथवा कार्य कह सकते हैं। कि भाषा के 7 डॉक्टर हेलेडी ने भाषा के 7 प्रकार के कार्य बताए हैं। पहला कार्य या फंक्शंस बताए हैं। पहला कार्य है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन मीन्स कार्यात्मक यंत्र। अगर हिंदी बोले कार्यात्मक यंत्र। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन में अगर व्यक्ति जैसे जब बच्चा 2 या 3 साल, अगर पूरे भाषा के जो मैं विकार बात कर रहा हूँ इसमें 2 या 3 साल के बच्चों को लिया गया है। ओनली 3 साल के बच्चे तक की बात कर रहे हैं भाषा विकार की। पहला है भाषा के 7 प्रकार के कार्य हैं। पहला इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन में जब बच्चा जैसे पानी लाओ, पानी पीना है, खाना है, कुछ संकेत करता है। जैसे पानी पीना है तो सीधे बच्चा नहीं बोल देता है कि पानी पीना है, कुछ संकेत प्रयोग करता है, तो उस संकेत को माँ समझती है। इस प्रकार ये पहला कार्य, इस प्रकार को हम इस प्रकार के कार्य इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा भाषा का कार्य है रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शन अर्थात नियमित या नियंत्रित फंक्शंस या कार्य।
अर्थात इस प्रकार अ, जब बच्चे की माँ अथवा गार्जियन या या समाज के लोग जिस प्रकार से बच्चे को नियंत्रित करेंगे, जिन ध्वनि संकेतों को नियंत्रित करेंगे, बच्चा ठीक उसी प्रकार के संकेत व्यक्त करता है। जैसे अगर हम पानी लाओ, तो अगर माँ उसको सिखाती है कि मम लाओ, तो बच्चा हर बार वही पे रिपीट करता है, वही संकेत को पे स्टेबल हो जाता है। इस प्रकार के कार्य को रेगुलेटरी फंक्शन में आएंगे। बच्चे का तीसरा कार्य है इंटरेक्शनल फंक्शन, अर्थात अंतःक्रिया कार्य। इंटरेक्शनल फंक्शन में इस प्रकार के कार्य अंतर्गत आते हैं, जैसे बच्चा सामाजिक वातावरण में, जैसे मेरा तुम्हारा, अभिवादन करना। जब बच्चा 3 साल देखोगे कि बच्चा अपनी चीज़ों को समझने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस चीज़ को खींचता है तो बच्चा रोने लगता है, अर्थात उसको इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, मेरा है ये, कि मेरा है ये दूसरे का है, तुम्हारा है, अभिवादन करना आदि चीज़ें जब सीखता है, इस प्रकार के कार्य इंटरेक्शनल फंक्शन में आते हैं। 3 कार्य बता दिए। चौथा कार्य है पर्सनल फंक्शंस, व्यक्तिवादी। अर्थात व्यक्ति जब बच्चा मतलब अपने व्यक्तिवादी होने लगता है, अर्थात अपनी चीज़ों को समझने लगता है, या अपने लोगों को समझने लगता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे परिवार के हैं। जब कोई दूसरा देखो, पड़ोसी का कोई बच्चा आता है, तो कोई दूसरा कोई व्यक्ति उस पर आता है, तो वो कुछ अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है या रोने लगता है। तो जब इस प्रकार का बच्चे के अंदर ज्ञान हो जाता है, तो पर्सनल फंक्शंस के अंतर्गत आएगा। भाषा के कार्य है, गिना रहा हूँ। अगला कार्य लगभग कितने 4-5 कार्य हो गए हैं। अगला कार्य है इमेजिनेटिव कार्य, अर्थात काल्पनिक। जब बच्चा कल्पना करने लगता है, अर्थात जैसे पापा कहाँ है, बच्चा ने कल्पना की, खुद से व्यक्त किया कि पापा कहाँ है। इस प्रकार के जब बच्चा के अंदर विकास हो जाता है, या बच्चे के अंदर सोचना, खुद कुछ चीज़ें व्यक्त कर देना कि पापा कहाँ है, पानी वहाँ रखा है, चाकू लग जाएगा, तो ऐसा कुछ बच्चा संकेत व्यक्त करने लगता है, आप देखे होंगे। तो इस प्रकार के फंक्शंस ये इमेजिनेटिव में आएगा। अब कौन से बच्चे अब अगला है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। 7वां कार्य है इंफॉर्मेटिव फंक्शंस। इंफॉर्मेटिव फंक्शंस इस प्रकार के, जैसे जब बच्चा क्रोध व्यक्त करने लगता है, या हंसने लगता है, प्रसन्न होने का भाव देने लगता है, या मैं तुम्हारा समझने लगता है। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव बच्चा सूचना देने लगता है, या बच्चे के अंदर सूचना देने के कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पापा आए, बच्चे बोलते हैं कि जाओ, तो इस प्रकार के कार्य इंफॉर्मेटिव फंक्शंस में आ गए। अतः इस प्रकार से बच्चे के 7 प्रकार के कार्य, वो भाषा के 7 प्रकार के कार्य पूरे हो गए हैं। आशा करते हैं आपको भाषा का कंसेप्ट, भाषा की परिभाषा तथा भाषा के कार्य, भाषा के 7 प्रकार के कार्य बता दिए, आपको समझ में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लग रहा है, और इसको शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं यार, कमेंट कर दो अगर अच्छा लग रहा है। ख़राब लग रहा है तब भी कर दो भाई, बहुत ख़राब पढ़ा रहे हो, ये भी करो ना, कुछ तो बताइए, मतलब अपना फीडबैक कुछ दीजिए, उसी के अनुसार मैं, अगर आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मतलब जितना अच्छा मुझे रिजल्ट मिलेगा, वैसे ही मैं सुधार करूँगा, अच्छा चीज़ें आपको, अच्छा मैटर दूंगा, अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं भी ऐसे ही आऊँगा। अब हम बात करते हैं भाषा विकार। आपको भाषा पढ़ा दिया, भाषा के परिभाषा पढ़ा दिया, कंसेप्ट पढ़ा दिया, भाषा के कार्य पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं कि भाषा विकार क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है। भाषा विकार, भाषा संबंधी विकार किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, किसी भी वर्ष, मतलब कि जनरली छोटे बच्चे में ही से पहचाना जाता है कि भाषा विकार क्या है। जो कि भाषा विकार किसी भी व्यक्ति में हो सकता है जब व्यक्ति में सामाजिक, बोधात्मक, संवेगात्मक अथवा वातावरणीय प्रक्रिया से व्यक्ति वंचित हो जाता है। जब कोई बच्चा सामाजिक, संवेगात्मक, बोधात्मक अथवा वातावरणीय सामाजिक अंतःक्रिया से वंचित हो जाता है, तो बच्चे में भाषा संबंधी विकार उत्पन्न हो सकता है। सही समझिएगा, भाषा विकार किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, किसी भी बच्चे में हो सकता है। लेकिन भाषा विकार कैसे होता है, मतलब किस में उत्पन्न हो सकता है, एक तो वंशानुक्रम, वो सब तो बाद में बात करेंगे।
मतलब कि गर्भाधान, प्रीनेटल, नेटल या पोस्टनेटल की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वातावरण में बच्चा पैदा होने के बाद किस प्रकार में भाषा संबंधी दोष भी बच्चे के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। अगर व्यक्ति में संवेगात्मक, बोधात्मक, सामाजिक अंतःक्रिया, वातावरणीय अंतःक्रिया आदि चीज़ों से बच्चा वंचित है, आदि चीज़ें तो बच्चों में भाषा संबंधी विकार उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि भाषा संबंधी विकार, आपको आशा करता हूँ कि भाषा विकार समझ में आ गया। भाषा संबंधी विकार किसी भी बच्चे में हो सकता है, जब व्यक्ति में संवेगात्मक, बोधात्मक, सामाजिक अंतःक्रिया अथवा वातावरणीय प्रक्रिया आदि चीज़ों से वंचित हो जाता है, तो बच्चे में भाषा संबंधी विकार उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि भाषा संबंधी विकार इन्हीं पहलुओं पर डिपेंड है। भाषा संबंधी अब हम बात करते हैं कि भाषा विकार किससे दूर किया जाए। भाषा संबंधी विकार किसी में भी हो सकता है। भाषा संबंधी विकार अगर कैसे पहचाना जाए, अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू भाषा संबंधी विकार को पहचाना जा सकता है। अब हम कैसे पहचाने कि बच्चे में भाषा संबंधी कठिनाई है। बच्चे को भाषा संबंधी विकार, अगर बच्चे को भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई, यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है या कोई बच्चा उसका हम उम्र का बच्चा, अगर 3 साल या 4 साल का बच्चा है, कुछ बोल रहा है और एक बच्चा उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है, उस क्या बोला है, अगर उसमें सूझबूझ की क्रिया वो नहीं ग्रहण कर रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चे में भाषा संबंधी विकार है। दूसरा, और बच्चे में अभिव्यक्त करने की समस्या, अगर बच्चे अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो हम कह देंगे कि बच्चे में भाषा संबंधी विकार है। इस प्रकार से भाषा संबंधी विकार आपको समझ में आ हो गया। भाषा संबंधी विकार के 3 स्तर हैं। भाषा संबंधी विकार के 3 स्तरों में वर्गीकरण किया गया है। पहला, भाषा अभिव्यक्त करने की कठिनाई। दूसरा भाषा को ग्रहण करने की कठिनाई। तीसरा, मिश्रित समस्या, अर्थात भाषा को ग्रहण करना, अभिव्यक्त करना, दोनों की समस्या, मिश्रित समस्या। सब भाषा के 3 प्रकार के, भाषा को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला भाषा विकार को, पहला ग्रहण करने की कठिनाई, भाषा को ग्रहण न कर पाना। दूसरा, भाषा को अभिव्यक्त न कर पाना। तीसरा, दोनों की समस्या अर्थात मिश्रित समस्या। अब हम बात करते हैं कि भाषा ग्रहण करने की कठिनाई। अगर जैसे पहले अभी बता चुका कि जब बच्चे किसी व्यक्ति के विचारों को या भाषा को या संकेतों को समझ नहीं पा रहा है, या अपने आयु के स्तर से कम का उसका लेवल है, जैसे 4 साल का बच्चा का भाषा का विकास 2 साल के बच्चे के बराबर है, तो हम कहेंगे कि बच्चे में भाषा में ग्रहण करने की कठिनाई है। दूसरा है भाषा को अभिव्यक्त करने की कठिनाई। अगर बच्चा अपनी भावनाओं, इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसके बहुत सारे नॉलेज है, ज्ञान है, उसके पास बहुत सारे शब्द भंडार हैं, फिर भी वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसकी वाणी में हेजिटेशन है, या उसकी वाणी फंस रही है, या वो अपनी चीज़ों को सही से व्यक्त नहीं कर पा रहा है जो कहना चाह रहा है, तो हम कहें कि भाषा में अभिव्यक्त करने की कठिनाई है। या उसका IQ लेवल, उसका IQ स्तर या उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके IQ स्तर के या आयु के से कम है। पैथोलॉजिकल आयु आप जानते ही होंगे, उससे अगर कम है तो बच्चे में भाषा अभिव्यक्त करने की कठिनाई है, हम कहेंगे। और तीसरी है मिश्रित समस्या, अर्थात भाषा को ग्रहण करना या अभिव्यक्त करना अपने आयु से कम का मतलब कम चीज़ें उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो हम कहें कि बच्चे में मिश्रित समस्या है। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वाचघात। वाचघात क्या है? वाचघात एक प्रकार का भाषा विकार ही है, जो भाषा संबंधी विकार है या समस्या है। जब किसी व्यक्ति या बच्चे में मस्तिष्क की खराबी के कारण अथवा मस्तिष्क में आघात पहुंचने में, एक्सीडेंट, मस्तिष्क में चोट लग जाने से, किसी कारण लापरवाही हो जाने से, जिसके कारण व्यक्ति की मस्तिष्क में जो खून पहुंचाने वाली नलिकाएं हैं फट जाने से, कि जिससे रक्त बच्चे के मस्तिष्क तक ले जाने नलिकाएं फट जाती हैं, या रक्त संचार सुचारू रूप से मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है, तो बच्चे में भाषा संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की समस्या को हम वाचघात कहते हैं। इस प्रकार की समस्या को हम वाचघात कहते हैं। अतः हम अपना वीडियो अंत करते हैं। अब आपको आशा करते हैं आपको मेरा अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लाएंगे वाणी क्या है, वाणी दोष क्या है, तथा अब इसके बाद हम लाएंगे इसी में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे भाषा में वाणी की रोकथाम, बचाव एवं प्रबंधन। नेक्स्ट क्लास में आप इंतज़ार करिएगा। अतः हम इसी के साथ मैं अपनी क्लास अंत करता हूँ। जय हिंद।